Hello my dear students, welcome to Byju's Exam Prep Gate and ESC हिंदी YouTube चैनल। आज आप जान ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि राइट यहाँ पे लिखा हुआ है। बट उसके साथ ही मैं आपको बता दूं एक बारी कि मैं आज डैफ दैट इज डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में डिस्कशन करने वाली हूँ। अब अगर मैं आपको बात करूं कि ये डैफ होता क्या है, तो वो तो मैं आपको बताऊंगी। साथ में एक्चुअली बहुत लोगों को क्वेरीज थी, इसे कैसे फिल करते हैं, क्या ये फिल करना मैंडेटरी है। तो यस, जब आप मेंस एग्जामिनेशन क्लियर करते हैं उसके बाद ये डैफ फॉर्म फिल करना आपके लिए बहुत मैंडेटरी कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, अब इसमें वेरियस चीजें आपसे पूछी गई जाती है। अब आप बोलोगे मैम इंस्ट्रक्शंस तो है, डेफिनेटली 34 पेजेस का आपको इंस्ट्रक्शंस मिलेगा, बट उसके अलावा हम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस चीज में क्या फिल करना है। तो वो सब मैं आज के सेशन में आपके साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, फर्स्टली एंड सेकेंडली मैं आपको एक चीज और बता दूं, जो अगर अभी आज तक आपको नहीं पता है, कि बेसिकली अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे कर दीजिए। और जो भी आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं, अगर आपको और भी किसी चीज पे क्वेरीज है तो डेफिनेटली उसको भी हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। ओके, चलो नाउ मूविंग फर्दर। ये मैंने जस्ट एक ब्लर इमेज है, इसको एक्सट्रैक्ट किया, इसको बेसिकली स्ट्रेच किया, तो पिक्सल थोड़ी फट रही थी। बट जस्ट आपको बताने के लिए कि जब मैं डैफ की बात करती हूँ, जब मैं डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, इसको शॉर्ट में डैफ बोला जाता है, तो जब आप इंटरव्यू के लिए अपीयर करते हैं, ठीक है, व्हेन यू अपीयर फॉर द इंटरव्यू, तो बेसिकली इंटरव्यूअर को आपके बारे में कुछ नहीं पता। ऑब्वियसली ये तो पता है कि आपने मेंस एग्जाम क्लियर किया, दैट इज व्हाई आप इंटरव्यू में हैं। बट इसके साथ ही बहुत सारी चीजें लाइक आपका बैकग्राउंड, आपका फैमिली बैकग्राउंड, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, आपकी हॉबीज, इंटरेस्ट, व्हाट नॉट, तो इसके लिए आपको फिल करना पड़ता है एक फॉर्म, दैट इज डैफ फॉर्म। अब जब आप इंटरव्यू में अपीयर करते हैं, बेसिकली यहाँ पे 4 पर्सन्स रहते हैं जो आपका इंटरव्यू लेते हैं, इंटरव्यूअर्स। पहले एक होते हैं चेयरपर्सन, ठीक है, चेयरपर्सन सर और चेयरपर्सन मैम, ठीक है, और उनके साथ रहते हैं 3 टेक्निकल इंटरव्यूअर ऑल्सो। तो जो मेन चेयरपर्सन होते हैं, चांसेस होते हैं मैक्सिमम कि वो आपके एजुकेशनल फील्ड से, मतलब आप जिस भी डोमेन से आपने भरा है उसके जनरल बेसिस में नहीं होते। तो जनरल बेसिस में वो आपसे नॉन टेक क्वेश्चन ज्यादा पूछते हैं। एंड उसके अलावा 3 टेक्निकल मेंबर्स होते हैं जो आपसे आपके डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है, इसके बाद अगर मैं फर्दर बात करूं तो होता क्या है कि ये डैफ फॉर्म जो है, इसकी एक एक कॉपी सब इंटरव्यूअर को प्रोवाइड कर दी जाती है। तो आपकी पूरी समरी उस डैफ फॉर्म में रहती है जो आपने फिल किया रहता है। इसीलिए जब आप ये डैफ फॉर्म फिल करते हैं, आपको बहुत सोच समझ के विद ऑल योर सेंसेस इसको फिल करना पड़ता है। ठीक है, क्योंकि यही फॉर्म है जो चेयरपर्सन सर, मैम और बाकी इंटरव्यूअर्स के पास जाता है। ठीक है, अब मैक्सिमम चांसेस है कि सबसे पहले इनिशिएशन तो चेयरपर्सन सर ही करते हैं, ठीक है, इंटरव्यू का। तो ऐसा भी हो सकता है, देखिए ये बेसिकली पर्सन, कैंडिडेट टू कैंडिडेट, पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हो सकता है आपसे 70% नॉन टेक्निकल चीजें पूछी गई हो, अगर मजा आ रहा है इंटरव्यूअर को, चेयरपर्सन सर को, और 30% टेक्निकल चीजें पूछी हो। वाइसी वर्सा भी हो सकता है, 90-95% टेक्निकल पूछा गया हो, सिर्फ 5% नॉन टेक बातें की हो। तो वो पर्सन टू पर्सन, कैंडिडेट टू कैंडिडेट वेरी करता है, वो कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है। बट जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, दैट इज, अगर नॉन टेक की बात करूं तो वो स्पेसिफिकली आपके डैफ फॉर्म से पूछे जाएंगे, ठीक है, जो आपने फिल किया है। ठीक है, क्योंकि आपने फिल किया तो आपको तो पता आपने क्या फिल किया है। तो जनरली जब आप फिल करेंगे भी ना, मेक श्योर कि आप उसकी कॉपी एक अपने पास रखें, सो दैट उनमें से जो क्वेश्चंस आएगा वो एक तरीके से आपके लिए ओपन बुक टेस्ट हो गया है, तो आपको वो चीजें पहले से ही पता है। ठीक है, तो आप उसके ऊपर अपने आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो यहां तो मैंने बता दिया, 4 पीपल्स आर देयर, 4 इंटरव्यूअर्स आर देयर, एक चेयरपर्सन सर होंगे एंड 3 टेक्निकल पीपल रिलेटेड टू योर डोमेन। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, इसके बाद अगर इसकी मैं बात करूं, तो आप जब इस फॉर्म को फिल करेंगे तो सबसे पहले आपको अपने लिंक पे क्लिक करना पड़ेगा, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म पे। आपको यहाँ पे इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज मेंस एग्जामिनेशन आपको दिख रहा है। मैं अभी 2022 की बात कर रही हूँ, बट ये चीज जनरल है। ठीक है, सो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। व्हेन यू विल क्लिक इट,
तो आपको यहाँ पे फिल करने का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपको इंस्ट्रक्शंस का पीडीएफ जैसे मैंने बोला उसमें आपको दिया रहेगा, वैकेंसीज वगैरह सब कुछ दिया रहता है, क्लियर। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अगर आपको डाक फॉर्म जब फिल करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक हियर फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन डाक फॉर्म। आपने इसको क्लिक किया, देन इसके बाद आपको ये जो दिख रहा है ये मॉड्यूल उसके जस्ट बाद आपको मिलने वाला है, जिसमें आपको अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना है और जो कैप्चा होगा वो उसको एंटर कर देना है। ध्यान रहे, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है अपने आप को तो पहले आपको अपने आप को रजिस्टर करना पड़ेगा। रजिस्टर करने के लिए यहाँ पर आपको दिया गया है, मैंने यहाँ पे सर्कल कर दिया है सो दैट आपको ये चीजें अलग से दिखे। तो यहाँ पर आप अपने आप को रजिस्टर कर देंगे अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है फर्स्ट टाइम, ठीक है। जैसे ही आप रजिस्टर करेंगे आपको अपना रोल नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीजें यहाँ पे फिल करनी पड़ेगी, ईमेल एड्रेस एंड ऑल बेसिक डिटेल्स। तो आपको क्या होगा, आपको जो आपका ईमेल अकाउंट है उसमें आपको आईडी और पासवर्ड भेज दिया जाएगा। एवरीथिंग जो बेसिक चीजें होती है वही यहाँ पर है, तो आपको भेज दिया जाएगा आपका जो आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा। उसके बाद आप दोबारा जाके लॉगिन आईडी, पासवर्ड, कैप्चा डाल के लॉगिन करेंगे, ठीक है। ये होता है बेसिक फर्स्ट स्टेप। नेक्स्ट कमिंग फर्दर, तो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीजें फिल करनी है एंड मेक श्योर इसको आप बहुत कैजुअली मत लो, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिलिंग फॉर्म जो आप नॉर्मली करते हो वैसा मत करिए, ठीक है। इस फॉर्म को बहुत ही ध्यान से, और मैं तो एडवाइस करूंगी क्या क्या फिल करना है, डेफिनेटली वो तो मैं अभी डिस्कस करूंगी ही, बट उसके साथ आपको ध्यान रखना है कि जो भी चीजें आप फिल करें बहुत ध्यान से, और हो सके तो पहले पेन पेपर में उसको लिख लीजिए और उसको एनालाइज कीजिए फिर फिल कीजिए। अब आप पूछेंगे मैम ऐसा क्यों, वो मैं आपको जस्ट अभी बताती जाती हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपके यहाँ पे वेरियस चीजें जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल इंफॉर्मेशन, पैरेंटल इंफॉर्मेशन, सर्विस प्रेफरेंस, एम्प्लॉयमेंट एंड सो ऑन, ठीक है। तो मैं इसके बारे में 1 by 1 डिटेलिंग आपको बताती जाती हूँ और इसके साथ कुछ टिप्स भी बताती जाती हूँ। यहाँ पर आपको बहुत सारे अपने सर्टिफिकेट्स वगैरह की स्कैन कॉपीज वगैरह भी सबमिट करनी पड़ेगी और उसमें भी कितना साइज होना चाहिए सब कुछ मेंशन होगा, क्लियर। तो यहाँ पर तो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि क्या क्या चीजें जरूरत है, बट एक चीज का ध्यान रखना इसमें जो मैं आपको बता दूं कि जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स पूछे गए, अभी आगे मैं आपको बताऊंगी कहां पर अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, तो जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स आपसे पूछे गए हैं वो आपको देना है। पर यहाँ पे एक चीज लिखी गई है कि 200 DPI में होना चाहिए, 200 DPI ग्रे स्केल में होना चाहिए। अब ये चीज जब आप स्कैन करते हो तो वहां पर आपको शो होता है कि आपको 200 DPI में बेसिकली सेव करना है, 300 DPI में सेव करना है, तो वो आप उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, क्लियर। तो ये ध्यान रहे, और जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो सिंगल PDF में हो। अब हर चीज का, जैसे कि किसी चीज में आपका लेटर सपोज आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट भी सबमिट करना है, ठीक है, तो वो सब 2-3 डॉक्यूमेंट्स जो आपके रहेंगे उसके रिलेटेड, तो आप मेक श्योर कीजिए कि वो 2 MB से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये बेसिक डिटेल्स है जो आपको वहां पे देनी पड़ेगी, सबमिट करनी पड़ेगी, बेसिकली एज, क्राइटेरिया और आपके जो भी डिग्री के डॉक्यूमेंट्स है एंड सो ऑन। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, ये मैंने अपेंडिक्स से डाउनलोड किया है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए जो रिजर्व कैटेगरीज को बिलोंग करते हैं। आपको ये वाला जो फॉर्म है इसको भी अटेस्ट करवा के सबमिट करना होगा, बेसिकली स्कैन करके अपलोड करना होगा, ठीक है। सो मेक श्योर कि आप ये फॉर्म जरूर से क्या करेंगे, जो भी डिजायर्ड कंसिडर्ड अथॉरिटी है उससे साइन करा के इसे भी अपलोड करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू द पर्सनल इंफॉर्मेशन। अब ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये तो मैंने शुरू में आपको बहुत बेसिक बात बता दी। अब क्यों मैं बार बार बोल रही हूँ ये भरना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक चीज है जो अगर आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं ये आपको बाकियों से इंटरव्यू में एक स्टेप अहेड लेके जाएगा। कैसे, लेट्स डिस्कस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आता है आपका रोल नंबर, नेम में बात करूं तो अगर जैसे आपका कोई भी नाम है, जैसे आपका नाम कपिल है और कपिल नाम से आपको पता है हमारे फेमस क्रिकेटर जैसे कपिल देव जी रहे हैं, तो बेसिकली अगर आपका नाम किसी फेमस पर्सनालिटी के ऊपर है तो थोड़ा बहुत आपको उनके ऊपर आइडिया होना चाहिए कि व्हाट ही इज, कौन से फेमस पर्सनालिटी है, तो ये आपको ध्यान रहे। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, अगर डेट ऑफ बर्थ और बेसिकली आपका जो डेट है, लेट अस सपोज अगर मेरा बर्थडे 8 मार्च को पड़ता है,
ठीक है, और उस दिन होता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे। तो मुझे पता होना चाहिए अगर मेरा उस मंथ में पड़ता है, जिस मंथ कुछ वैसे इंटरनेशनल लेवल पर अगर वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है या योगा डे है, इंटरनेशनल योगा डे, तो मुझे उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यार इससे क्या पूछेंगे, ये तो जस्ट फॉर द सेक मेरा डेट, मेरा तो मंथ है, दैट्स इट। नहीं, आप इसको कैजुअली मत लीजिएगा। चेक कीजिएगा कि उस मंथ में कुछ अगर इंटरनेशनल योगा डे, साइंस डे, जो भी है उसके बारे में आपको एक ब्रीफिंग पता होना चाहिए। ठीक है, एंड मेक श्योर, लेट अस सपोज मेरा जब भी इंटरव्यू है उससे पहले मुझे इस साल की थीम दे दी है, अगर इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो एक थीम दे दी है। ठीक है, तो वो थीम के बारे में कुछ नॉलेज आपको जरूर होना चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, आपका एड्रेस, पोस्ट ऑफिस, सिटी, स्टेट। अब ये जो आपका सिटी है, लेट अस सपोज, देखा मैंने बोला हर एक चीज है। ओके, फर्स्ट डैफ फॉर्म निकला, ओके आपका नाम ये, मेरा फेमस क्रिकेटर जो रहे, आई एम अ बिग फैन ऑफ कपिल देव, तो आप भी बोल सकते हो हाँ सर, आई क्वाइटली एडमायर हिम, एंड आप उसके बारे में बोल सकते हो इन अ पोलाइट टोन। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगर आते हैं, चलो नाम नहीं हुआ, आपके नाम पे कोई फेमस पर्सनालिटी नहीं है, ठीक है, बट आपके नाम का कोई मीनिंग होगा, ठीक है, उसके बारे में पूछ लिया। अगर आपका नाम कोई संस्कृत के श्लोक से लिया गया है, ठीक है, अब जैसे मेरा नाम ऋचा, अब मेरा नाम लिया गया वेद में जो लाइंस लिखी रहती है उनसे, तो मुझसे कुछ भी चीजें कि अच्छा इस नाम का मतलब क्या होता है, बेसिक से बेसिक क्वेश्चंस के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं मूव करूं कि आपका सिटी जहां आप रिसाइड करते हो, अब होगा क्या, अगर आप अपनी सिटी की बात करोगे तो सिटी बेसिकली अगर वहां पे कोई हिस्टोरिक आपके मॉन्यूमेंट्स वगैरह है, या वो सिटी किसी चीज के लिए जानी जाती है, लाइक नागपुर सिटी ऑफ ऑरेंजेस, ऐसे किसी भी सिटी, तो उस जहां पर आप रिसाइड करते हो उसके बारे में आपको नॉलेज रहना चाहिए। अब अगर आप मध्य प्रदेश के हो तो वो हार्ट ऑफ इंडिया है, क्यों बोला जाता है, इसके बारे में, क्योंकि अगर ऑब्वियसली अगर मैं इंटरव्यूअर हुआ, मैं आपका इंटरव्यू ले रही हूं, तो मैं तो एक्सपेक्ट करूंगी ना कि एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑल्सो आपको अपने सिटी, अपने स्टेट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्लियर। इसके बाद अगर मैं आ जाती हूँ, इसके बाद मैं आ जाती हूँ यहाँ पे, तो जैसे आपके बाकी फॉर्मेलिटी क्वेश्चंस है, पोस्ट ऑफिस, सिटी वगैरह आपको फिल करना है। ठीक है, ओके, next moving further, okay, नेक्स्ट अगर मैं फर्दर करूं तो यहां पर आपको अपना सर्टिफिकेट्स जो है, अगर आप ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हो, नॉन क्रीमी लेयर को, या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को, देखिए अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी को अगर आप बिलोंग करते हो, कैसे पता चलेगा वो जस्ट मैं भी आपको बताती हूँ। तो यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, ये सब कुछ क्या करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। आई गेस आपको दिख रहा होगा, बाकी मैं आपको बता भी दे रही हूँ, सर्टिफिकेट नंबर, डेट ऑफ इशू, डेजिग्नेशन ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, फुल एड्रेस ऑफ इशूइंग अथॉरिटी, ये सब आपको फिल करना पड़ेगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं नेशनैलिटी, यहां पर आपको दे रखा है ये मैंने एक्चुअली निकाला है आपका अपेंडिक्स वगैरह से, यहां पर आप देख सकते हो कोड दिया, आप सिटीजन ऑफ इंडिया हो, नेपाल, भूटान, ये सब आपको कोड्स दिए गए और उसके रिगार्डिंग डिस्क्रिप्शंस दिए गए, तो आप इसको फिल कर सकते हो। नेक्स्ट अगर आप इसमें बात आता है, नेक्स्ट अगर आपका आता है स्टेट ऑफ डोमिसाइल, तो यहां पर आपको 37 मेंशन्ड है, along with union territory, states has also been mentioned, तो आप यहां से देख सकते हैं कि आप कौन से स्टेट को बिलोंग करते हैं और उसका कोड भी। क्लियर। तो ये जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन है। हाँ, मदर टंग याद रहे, जो भी आप फिल कर रहे हैं मेक श्योर यू आर फ्लुएंट विद इट, इट्स नॉट कि बोलने के लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ फिलिंग आप कुछ भी रैंडमली फिल कर देते। ओके, तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट कमिंग फर्दर, यहाँ पर आपको अपने एक सेकेंड, ये जो है ना, आपको अपने जो भी सर्टिफिकेट्स वगैरह का, डिसेबिलिटी वगैरह जो भी है, जो भी आपको अगर बाय चांस कोई इशू है, प्रॉब्लम्स है, तो आप यहाँ पे उसके रिलेटेड जो भी आपके सर्टिफिकेट्स है विथ रिगार्डिंग द इशूड अथॉरिटी, वो सब आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आती है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस बेसिक्स है, यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स रहे हैं, आपके 10th 12th जो भी स्ट्रीम्स रही आपको फिल करना है। आपको पता है द बेस्ट थिंग जो मैं आपको बता रही हूँ, ये इस साल का डैफ फॉर्म है। यहां तक आई डोंट थिंक कि अभी आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में किसी ने भी ये एक्चुअल डैफ फॉर्म इस साल का, दैट इज 2022 का डैफ फॉर्म दिखाया होगा। सो दिस इज द डैफ फॉर्म विच आई एम शोइंग यू, एंड दिस इज द लेटेस्ट डैफ फॉर्म फॉर योर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन।
क्लियर? तो ये लेटेस्ट फॉर्म है। हाँ, थोड़े बहुत हर साल चेंजेस होते रहते हैं, ठीक है, बाकी बेसिक कंटेंट सेम ही रहता है, बट मैंने आपको लेटेस्ट वाला ही दिखाया है। ओके, सो यहाँ पे तो जैसे आपको अपने कौन से बोर्ड से हो वो सब डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, नॉट दैट मच रिक्वायर्ड। उसके बाद जो भी डिग्रीज आप सबमिट कर रहे हो, मेक श्योर कि आपके पास बेसिकली या तो अगर आप पास सेक्शन ए एंड बी, ये सब आपको इंस्ट्रक्शंस में मेंशन्ड है, ठीक है, दैट आप चाहो तो पढ़ सकते हो, बाकी मेन जो उसका नॉलेज है वो मैं आपको दे रही हूँ। उसके अलावा अगर आपके पास बेसिकली कोई फॉरेन की डिग्रीज है तो उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। अगर आप ग्रेजुएट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड रेडियो इंजीनियर्स लंडन, ये सब बेसिकली आपको दिए गए कि अगर आपके पास इनमें से कौन सी डिग्री होनी ही चाहिए, सो दैट आप उसके अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, यहां पर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, अगर जैसे मैंने आपको बोला ना, अगर आपके पास कोई फॉरेन की इंस्टीट्यूशंस की क्वालिफिकेशंस डिग्रीज है तो आप यहाँ पे यस कर दीजिएगा, ठीक है, और आप उसमें अपलोड भी कर देंगे। फिर डू यू पोजेस पोस्ट ग्रेजुएशन, लाइक आपने एमटेक करने के बाद, एमई करने के बाद आप इंजीनियरिंग सर्विसेज क्वालिफाई कर रहे हो तो आप यहाँ पे यस कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, अगर आप कोई और लैंग्वेजेस जो है इंक्लूडिंग इंडियन लैंग्वेजेस रीड राइट या स्पीक कर सकते हो तो आप उसको भी यहाँ पे लिख सकते हो, लाइक स्पेनिश, फ्रेंच, समथिंग लाइक दैट। ओके, अब आती है पेरेंटल इंफॉर्मेशन। सबसे पहली बात है, ये इसमें आप फेक मत कीजिएगा। कहने का मतलब है कि लाइक इफ योर बोथ द पेरेंट आर वर्किंग, ठीक है, तो आप उन सब चीजों को फेक मत कीजिएगा। ओके, पहली बात, ओके, वो जो है ना फेक इट टिल यू मेक इट, नो, डोंट डू दैट, क्लियर? क्योंकि आप कोई फर्स्ट कैंडिडेट नहीं हो जिसका इंटरव्यू ले रहे हैं। मेनी कैंडिडेट्स दे हैव अ फाइन नॉलेज, वो परखना जानते हैं आपको, ठीक है, दे हैव मेनी वेज कि वो आपको टेस्ट कर लेंगे वेदर यू आर लाइंग और वेदर यू आर सेइंग द ट्रुथ। सो डोंट फेक इन एनी ऑफ योर थिंग। अगर आपको कोई चीज एग्जाम में नहीं बन रही है उस इंटरव्यू में, ठीक है, तो सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, बी पोलाइट, आप एग्रेसिव मत हो जाइए वहां पर, ठीक है, एरोगेंट बिहेवियर मत शो कीजिए, बी अमायबल, बी पोलाइट, ठीक है। आप बस ये बोलिए कि सर आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, आई विल गेट बैक टू यू, लेट मी रीड इट फर्स्ट, ऐसे कुछ भी बहुत प्यारे तरीके से, पोलाइट तरीके से आप बोल दीजिए, ठीक है। या अगर आपको थोड़ा भी बहुत पता है, सर आई थिंक दिस एंड दिस, अदर देन दैट करेंटली आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर अबाउट इट, बस बात खत्म। बट आप वहां पे बहस करने या अपना एरोगेंसी या डोमिनेंस मत दिखाइए, ठीक है, दैट इज नॉट अ गुड साइन ऑफ अ कैंडिडेट। तो ये चीजें अगर आप में है कि आप बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए, तो इन चीजों पे आप वर्कआउट कीजिए एंड मेक श्योर आप ये नहीं करें, ठीक है। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, यहां पर पेरेंटल इंफॉर्मेशन आपको सबमिट करनी है, अपने फादर मदर का नाम, नेशनैलिटी सबमिट करना है, ठीक है। उसके बाद आपके मॉम डैड का अगर सेम प्लेस है, देन ऑल्सो अगर बेसिकली दोनों के जॉब्स अलग अलग सिटीज में है तो कहाँ पे उनका एड्रेस है, वो सब भी चीजें आप यहाँ पे, कौन सा प्रोफेशन है, सब चीजें आप यहाँ पे सबमिट करेंगे अलोंग विद द एनुअल इनकम ऑफ योर फादर एंड मदर। कुछ लोग इससे गलत करते हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन सब होता है, सो मेक श्योर यू डोंट फेक इट। एनुअल इनकम ऑफ योर फादर, एनुअल इनकम ऑफ योर मदर, ये सब चीजें यहाँ पर मेंशन्ड है, ठीक है, तो इसे बहुत ध्यान से और बिल्कुल सही फिल कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट कमिंग फर्दर, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आते हैं, अगर इनमें से कोई भी चीज आपके पास ना हो, कहने का मतलब है आपके पास मीन्स योर मॉम एंड डैड, अब यहाँ पर आप देख सकते हो, या 5 acres ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड एंड अबव, residential plot of 1000 square feet and above, residential plot of 100 square yards and above in notified municipalities, residential plot of 200 square yards and above in areas other than noted municipalities, ठीक है। तो ये सब अगर कुछ भी नहीं है, देन यू कम इनटू द ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। बाकी डिटेल डिस्क्रिप्शंस आपको इंस्ट्रक्शंस फॉर्म में मेंशन रहते हैं, ठीक है। मैंने जस्ट आपको मेन चीजें यहाँ पर इसको स्टिक कर दिया था सो दैट आपको पता रहे कि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बिलोंग करते हैं कि नहीं। मोर ओवर नेक्स्ट अगर मैं इसमें बात करूं तो यहाँ पर एक सेकेंड ये आ जाता है। इससे पहले अगर आपको ये डाउट है कि आप अर्बन में रहते हो रूरल में, तो जैसे कि होता क्या है कि आप बेसिकली आपके फादर की ट्रांसफरेबल जॉब्स थी, तो कौन सी जगह पर आप लंबे टाइम के लिए रहे हो,
ठीक है, वो भी आपको मेंशन करना रहता है। और उन पूरी चीजों को मेंशन करके वो आपसे पूछते, आप देख सकते हो कि आप अपने आप को रूरल में काउंट करोगे कि अर्बन में, क्योंकि होता है कि कुछ समय आपने रूरल में बिताया है, कुछ समय आपने अर्बन में बिताया है, अर्बन प्लेसेस में बिताया है। तो जैसे आपके अलग अलग जगह पर जो आपका लॉन्गेस्ट टेन्योर रहा है या वेरियस सिटीज को देखते हुए आप किस जगह पर मैक्सिमम टाइम तक के लिए आपके फादर्स के टेन्योर के टाइम पर आप रहे हो, आप अपने आप को रूरल एरिया या अर्बन में कंसिडर कर सकते हो, अगर आपको ऐसा डाउट कंफ्यूजन है तो। ठीक है, मूविंग फर्दर अब आता है सर्विस प्रेफरेंस। सर्विस प्रेफरेंस की मैं बात करूं तो आप देखिए, ये जस्ट एक आपको एग्जांपल है, आप अपने हिसाब से अपनी सुटेबिलिटी के हिसाब से फिल कर सकते हैं। लाइक यहाँ पर ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फिल करना था, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज को 1 दिया गया है, सेंट्रल इंजीनियरिंग सर्विसेज रोड्स ग्रुपे 2 दिया गया है। ये प्रेफरेंसेस पर्सन टू पर्सन ऑब्वियसली वेरी करती है, सो दैट कैन वेरी फॉर यू ऑल्सो। नेक्स्ट मैं बात करूं, सर्वे ऑफ इंडिया को 5th नंबर पे दिया है, 4th नंबर पे, पहले तो 3rd में इंडियन डिफेंस सर्विस ऑफ इंजीनियर्स को दिया गया है। तो ये जस्ट मैंने फिल करा है प्रेफरेंस, तो आप जो चाहो, मुझे ऐसा लगा, बाकी आप जो चाहो आप अपने हिसाब से ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है फिल कर सकते हो, इट्स नथिंग रॉन्ग इन दैट। ओके, नेक्स्ट मूविंग फर्दर, सबसे पहली बात, इससे पहले अगर आप, ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, देखो ठीक है, नाम हो गया, नाम से रिलेटेड पूछ लिया, अच्छी बात है। उसके बाद आपकी सिटी से रिलेटेड पूछ लिया, अगर वहां पे कोई हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स है, वहां पे कोई युद्ध वगैरह हुआ है, हल्दी घाटी वगैरह जैसी जगहों पे, तो आप बिल्कुल बता सकते हो। फिर आता है आपके स्टेट के बारे में, वो भी हो गया। अगर लेट अस सपोज आप ट्राइबल कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, कोई कम्युनिटी जो है वो फेमस है, तो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, मॉम डैड के प्रोफेशन, लेट अस सपोज आपके डैड आर्मी ऑफिसर है, तो आपने बहुत सारी जगह विजिट की होगी, तो आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, आपने क्या सीखा एज एन आर्मी चाइल्ड, आपने क्या सीखा, जैसे कि हमने डिसिप्लिन सीखा, बहुत सारी चीजें हम सीखते, पंक्चुअलिटी सीखते, तो यू शुड बी वेल प्रिपेयर्ड। बट यस मेरा क्वेश्चन आ गया, यही मैं प्रिपेयर करके गई थी, ऐसे आपको ओवरवेल्ड ही नहीं होना है। ठीक है, यू हैव टू बी पोलाइट, पॉश और बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, इतना ऐसा नहीं कि स्ट्रेस में आप चीजों को मिंगल अप कर दे रहे हो अपने वर्ड्स को, कि सामने वाले इंटरव्यू को समझ में ही नहीं आ रहा है, बिल्कुल नो, यू हैव टू बी काम, बिल्कुल पैनिक मत करना। ऑब्वियसली चीजें होती है, आपको डर लगता है, बट आप दिमाग में ध्यान रखो कि इसी एग्जाम के लिए तो आपने बैक साइड इतनी मेहनत करके यहां तक पहुंचे हो, तो 1 मिस्टेक दैट विल डेफिनेटली मेक यू आउट ऑफ द एग्जामिनेशन। तो इसीलिए आप बिल्कुल पॉइज्ड रहिए, कामली। ऑफ कोर्स आपने प्रिपेयर किया है, क्योंकि डैफ फॉर्म आपने फिल किया है, आपसे क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, आप साइलेंटली, बेसिकली ज्यादा लाउड अपने आप को मत रखिए, और इतना धीरे भी मत बोलिए कि उनको सुनाई ना दे। ठीक है, इन अ मीडियम वोकल टोन आप अपने जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उसको आंसर कीजिए। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं, हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड, अगर इससे पहले आपने जॉब की है तो हाँ, और अगर आप उस जॉब को क्यों छोड़ना चाहते हैं, इसका भी आपका आंसर। लेट अस सपोज आप पहले कोई सॉफ्टवेयर कंपनी में थे, तो आप उसे क्यों छोड़ना चाह रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि वहां तो आपका पैकेज हो सकता है, जो पैकेज आपको यहाँ पर ऑफर किया जा रहा हो उससे भी अच्छा हो, तो आप उसे क्यों छोड़ना चाह रहे हैं ये आपको पता होना चाहिए। वहां पर रहकर आपका वहां पर रोल क्या था वो आपको पता होना चाहिए। बिकॉज देखिए, अगर इंटरव्यूअर को, चेयरपर्सन सर को आपसे मजा आने लगा क्वेश्चंस पूछ के, आप इंटरेस्टिंग पर्सन हो, तो शायद ये भी पॉसिबल है कि मैक्सिमम इंटरव्यू आपका नॉन टेक ही चल जाएगा, टेक्निकल थोड़ा बहुत पूछ के टाटा बाय बाय हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको इन सब चीजों के लिए वेल प्रिपेयर्ड होकर जाना। आई थिंक ऐसे नहीं करना है, दिस शोज योर लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। ठीक है, सो इसीलिए मैं बोलती हूँ, जो भी चीज आप यहाँ पे लिख रहे हो उससे पहले पेन पेपर में उसको एक बारी लिख लो, और उसके बाद फाइनली इस फॉर्म को फिल करिएगा। नेक्स्ट, कमिंग फर्दर, इससे पहले कभी भी आपको डिबार किया गया यूपीएससी या किसी पब्लिक सर्विस कमीशन या एसएससी एग्जामिनेशन से, अगर ऐसा हुआ है, ठीक है, तो आपको डिबार किया, निकाला गया है कुछ भी तरीके से, तो आप यहाँ पे उसको सिलेक्ट कर दीजिए। अब आता बहुत इंपॉर्टेंट चीज, और वो है प्राइज, मेडल, स्कॉलरशिप वाला पार्ट। अब ध्यान रहे, जो भी चीज आप लिख रहे हो, लेट अस सपोज मुझे बास्केटबॉल में मैं स्टेट लेवल प्लेयर रही हूँ, मैं नेशनल लेवल रही हूँ, तो ये चीजें आप यहाँ पर मेंशन करोगे, बट यू शुड बी आंसरेबल टू इट। बचपन में खेला था सर, अब याद नहीं है, ये दिस इज नॉट अ मैच्योर वे ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन।
ठीक है, तो ये चीज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है एग्जामिनेशन में। तो आपको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करते टाइम, ठीक है, तो जो भी प्राइज मेडल्स या आपको कोई स्कॉलरशिप मिली है एक्चुअल बेसिस पे, देखो फेक मत करना, मैं पहले भी बोल चुकी हूं। अगर आपको कोई स्कॉलरशिप्स वगैरह मिली है तो आप उसको यहाँ पर फिल कर दीजिएगा, ठीक है। 250 कैरेक्टर्स से ज्यादा अलाउड नहीं है, सो मेक श्योर कि आप 250 कैरेक्टर्स के अंदर इसे फिल कर दें। नेक्स्ट मूविंग फर्दर, स्पोर्ट्स एनसीसी वगैरह एक्स्ट्रा में आप रहे हो तो डेफिनेटली आप उसे फिल कीजिए, बट उसके बारे में रिवाइज करके जाइए। एनसीसी कब स्टार्ट हुआ, क्या क्या चीजें, उसके बेसिक रूल्स, रेगुलेशंस, प्रिंसिपल्स जो आपने सीखे हैं वो सब आप यहाँ पे एनएसएस में रहे हो, एनसीसी में नहीं एनएसएस में रहे हो, जो भी है वो आपको उसके बारे में आपको बैक स्टोरी, बैक हिस्ट्री पता होना चाहिए, ठीक है। तो वो चीजें आप यहाँ पे लिखने वाले हो। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये बेसिकली बहुत ज्यादा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट होता है। एक तो आपका नाम जो है, नाम, स्टेट, सिटी, उनमें से इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कि बेसिकली आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, हॉबीज, को करिकुलर एक्टिविटीज, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। अब सबसे पहले सब चीजें एक ही कॉलम में दी गई है क्योंकि उनके बीच में स्लाइट डिफरेंस होता है। कोई भी चीज आप जो अपने लेजर टाइम में, खाली टाइम में करते हो, ठीक है, वो होती है आपकी हॉबी, ठीक है, वो आप होती हॉबी, ठीक है, आप पैशन के साथ करते हो उस चीज को। लाइक जब आप बेसिकली आप अपने जब पढ़ाई करते हो एक सर्टेन टाइम इंटरवल के बाद आपको म्यूजिक सुनना पसंद है, आपको गजल या आपको क्लासिकल म्यूजिक पसंद है, ठीक है, तो वो आपको एक इंटरेस्ट है, आपका पैशन है, वो होता है आपका हॉबी। इसको आप किसी मॉनेटरी वैल्यू के लिए फिलहाल नहीं है, ये आपका पैशन है। वही चीज अगर आपके लिए मतलब महीने में एक बार मन किया तो सुन लेते हैं गाना, वैसा टाइप है, then it comes into your extra curricular activities। अब को करिकुलर एक्टिविटीज में लाइक आप कोई साइंस रिलेटेड नॉवेल्स वगैरह पढ़ रहे हो या कोई बुक्स पढ़ रहे हो विच इज अ पार्ट ऑफ योर, यू कैन से एजुकेशन ऑल्सो, तो वो आ जाता है को करिकुलर एक्टिविटीज। तो आपको डिफरेंशिएट करते पता होना चाहिए। हालांकि जो कॉलम दिया गया है वो सबका एक ही दिया गया है, अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, इंटरेस्ट सच एज हॉबीज। तो ये सभी जो चीजें है ना, ये आपको एक में ही दी गई है। तो 250 कैरेक्टर्स के अंदर आपको बताना है। अब रैंडमली आप जो है कोई भी ऐसी हॉबी मत लिख दीजिए लाइक माय हॉबी इज स्लीपिंग, तो ये किडेश हॉबी या मेरी हॉबी है स्टैम्प कलेक्शन। तो जनरल बेसिस में आप इस एग्जाम को दे रहे हो, यू आर क्वाइट मैच्योर इनफ, ठीक है, आप एक बड़ी गजेटेड ऑफिसर की पोस्ट होल्ड करने वाले हो, तो आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है कि आप अपनी हॉबी स्लीपिंग लिखो या कॉइन कलेक्शन लिखो, ठीक है। तो जनरल बेसिस पे ये किडिश हॉबीज होती है, सो मेक श्योर कि आप इसे अवॉइड करो। हाँ, आप बोलोगे मैम मेरी तो कोई हॉबी नहीं है, तो आप इसे खाली भी छोड़ सकते हो, बट आई एडवाइज कि ये बहुत ही, आप बोल सकते हो ये एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं करेगा इंटरव्यूअर के ऊपर कि देखो इतनी सारी हॉबीज है बट आपको एक भी नहीं आती है, ठीक है। बेसिकली आपको एक भी हॉबी, आप किसी चीज के लिए पैशनेट ही नहीं हो, तो ये चीज होती है ना, ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करती है। सो बेसिकली आप कोई हॉबी, अब लेट अस सपोज मुझे प्लांट्स जो है वाटरिंग करना, प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है, तो एटलीस्ट मुझे प्लांट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए, मुझे फेक नहीं करना है, ठीक है। मुझे प्लांट्स के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि ठीक है मैं ये प्लांट्स के बारे में जानती हूँ, उनको कितनी वाटरिंग चाहिए, ये कौन से सीजन में ग्रो करते हैं। अब अगर मैंने बोला लिसनिंग म्यूजिक, तो म्यूजिक में मुझे क्या पसंद है, गजल पसंद है, किस टाइप की पसंद है, ऐसे डिटेल नॉलेज, मतलब इतना होना चाहिए कि हाँ आपको दिख रहा है, आपका पैशन, हॉबी आपकी दिख रही है। अब अगर किसी ने लिख दिया कि यार मुझे तो क्रिकेट खेलना पसंद है, क्रिकेट खेलना पसंद है, लास्ट वर्ल्ड कप किसने जीता था, किसके T20 में मैक्सिमम नंबर ऑफ रन है, बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो तो आपकी हॉबी है ना, आप उसके लिए पैशनेट हो, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैक्सिमम लोग जो होते हैं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैं, वो क्रिकेट लिखते हैं, लिसनिंग सॉन्ग्स, ठीक है। और इसके साथ ही एक हॉबी होती है रीडिंग बुक्स। तो रीडिंग बुक्स अगर आप लिखते हो तो उसमें अब हो जाता है कि आप नॉवेल्स, फिक्शंस बुक्स रीड करते हो, साइंस, स्पेस, टेक्नोलॉजी रिलेटेड बुक्स, तो आपको नॉलेज होना चाहिए। फिर आपसे पूछ लेगा कि लास्ट बुक आपने कौन सी पढ़ी, चांसेस हो सकते हैं कि उनमें से अगर लेट सपोज चेयरपर्सन सर है, उन्होंने भी वही बुक पढ़ी हो, तो आपसे पूछ सकते हैं कोई भी रिलेटेड चीजें। तो इसीलिए आपको फेक नहीं करना है, बी रियलिस्टिक इन एवरी मोमेंट ऑफ योर इंटरव्यू, ओके। नेक्स्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो चाहे आपकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो, हॉबीज हो,
हॉबीज इज समथिंग विच यू डू इट विथ फुल पैशन, फुल इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फर्दर, तो यहां पर एक होता है कि आपका पोजीशन ऑफ डिस्टिंक्शन लीडरशिप इन स्कूल कॉलेज। अगर आप अपने स्कूल के हेड गर्ल हेड बॉय रहे हो, या फिर आपने कॉलेज में कोई टेक फेस्ट, कल्चरल फेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया हो, तो उसके बारे में भी आप लिख सकते हो। बट ये कोई रैंडम चीज नहीं है। आपने जब लेटर सपोज मैंने टेक फेस्ट ऑर्गेनाइज कराया, तो मेरा रोल क्या था, ठीक है। मैंने अगर लेटर सपोज मेरा मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेटर थी या मैं वॉलंटियर थी, तो मेरा क्या रोल था, ठीक है, मैंने कैसे मैनेज किया, ये सब चीजें पता होनी चाहिए। तो ये क्योंकि आप लिख रहे हो और आप ऐसे करोगे, मतलब आपने तो ये अच्छा वो चीज किया नहीं है, या तो आप फेक कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आपने किया है, देन यू शुड बी 100% कॉन्फिडेंट इन आंसरिंग दोस क्वेश्चंस। क्लियर? तो ये चीज और निकल के आ जाती है और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये कॉलम ओके आपकी हॉबी ये है, अगर आपकी हॉबीज चेयरपर्सन या टेक्निकल मेंबर्स की मैच कर दी, तो हो सकता है वही टॉपिक लंबा खिंच जाए, ठीक है। बट आप बोल नहीं सकते कि हर किसी के लिए सेम ही चीज वैलिड होगी। किसी से, जैसे मैंने पहले बोला था, टेक्निकल ज्यादा पूछ लेंगे, किसी से नॉन टेक ज्यादा पूछ लेंगे, तो आपको ये पता रहना चाहिए। नेक्स्ट, अगर आपने कभी भी इससे पहले अप्लाई सिलेक्ट हुए थे यूपीएससी एग्जामिनेशन या रिक्रूटमेंट में, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है और अपना आंसर मार्क करना है। लास्ट आता आपका सोशियो इकोनॉमिक क्वेश्चन है, दैट इज जैसे मैंने आपको पहले ही बोला था अर्बन और रूरल वाला। तो यहाँ पर आपका प्लेस ऑफ बर्थ पूछा जाता है, और अब आपने लेटर सपोज 5th तक अलग जगह पढ़ा, 7 से 8 तक अलग जगह पढ़ा, तो यहां पर आपको वो जगह फिल करनी है जहां पर आपका मोस्ट ऑफ योर मैक्सिमम टाइम, जो आपकी स्कूल की एजुकेशन, लेटर सपोज 5 years मैक्सिमम टाइम था जब आप एक जगह पर थे, तो आपको यहाँ पे वो प्लेस फिल करना है, ठीक है। रेसिडेंस चेंज होता जा रहा है, आपके फादर की बैंक में जॉब है, या ऑफिसर है, नेवी ऑफिसर है, आर्मी ऑफिसर है, तो आपको वो जगह लिखनी है सबसे पहले जहां पर आप स्कूल के टाइम पे सबसे ज्यादा टाइम तक के थे, प्लेस, और उसके बाद वो प्लेस ऑफ रेसिडेंस लिखना है जो आपने 12th के बाद, अपनी हायर सेकेंडरी कंप्लीट करने के बाद आप रहे हो। देन प्लेस ऑफ स्टेइंग ऑफ फादर गार्डियन, आपके फादर या जो भी गार्जियन है वो लास्ट 15 years में कहां पे स्टे कर रहे हैं, उन जगह को आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। इन सब के बाद आप अपने आप को कंसिडर कर सकते हो कि आपका बैकग्राउंड रूरल है कि अर्बन है, ठीक है। अगर कंफ्यूज हो तो आप यहाँ पे जब फिल कर दोगे तब आपको पता चल जाएगा कि आप रूरल को बिलोंग करते हो वहां पर कि अर्बन में। ओके, तो ये सब चीजें आपको करनी है, और एजुकेशनल क्लासिफिकेशन, डिसाइपल, मीडियम, ये सब आपको फिल करना है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो ये तो आपको पता होगा आपका सब्जेक्ट क्या था ग्रेजुएशन में, आपके मार्क्स कितने आए, ये सब बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। ये तो आपके पास अपनी डिग्री से निकालोगे और देख के लिख लोगे। नेक्स्ट, आपको यहाँ पे जो भी आपसे चीजें पूछी गई है, ठीक है, आपके स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, जो भी इंस्टीट्यूशंस आपने अटेंड किए, इन सब की इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे फिल करोगे। आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ये लेटेस्ट डैप फॉर्म है ऑफ 2022। ओके, नेक्स्ट मूविंग फर्दर, ये पूरी चीजें, हाँ, आपसे एक चीज और पूछी जाती है इसमें कि आपने कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन अटेंड किया है कि नहीं। जनरल बेसिस में बोला जाता है कि आप बोल दो कि आपने नहीं किया, आपने सेल्फ स्टडी किया, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, बट मुझे लगता है सच बोलने में कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, बाकी वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अगर आपने किया है और आप नहीं रिवील करना चाहते हो, दैट इज अप टू यू। ओके, और इसके बाद कितने अटेम्प्ट्स वगैरह दिए हैं, ये सब चीजें आप लिखते जाओगे। और इसके बाद अगर मैं आऊं तो यहाँ पर आपको क्या करना है, फाइनल आपका बेसिकली ये सब चीजें, आपका स्कैन कॉपी, सर्टिफिकेट ऑफ योर एज, आपका बर्थ सर्टिफिकेट या फिर आपकी 10th की मार्कशीट, ये सब चीजें आपको अपलोड करनी पड़ेगी। टू बी प्रिसाइज, जनरल कैटेगरी को अगर मैं लीव कर दूं तो जो आपकी ओबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस या SC ST कैटेगरीज है, उनको एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपलोड करने पड़ेंगे। तो मेक श्योर कि आप उसे प्रॉपरली अपलोड कर दे डिजायर्ड जगह पर जहां पर पूछा गया है। क्लियर? तो ये पूरी इंफॉर्मेशन होती है, ये पूरी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको पता होनी चाहिए, ये पूरी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको पता होना चाहिए। जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये पूरी इंफॉर्मेशन होती है जो आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग डैफ एप्लीकेशन, डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, दैट इज डैफ। ओके, सो ये तो मैंने आपको बता दिया, बट मेक श्योर कि जब आप इस फॉर्म को फिल करें उससे रिलेटेड सब क्वेश्चंस आप खुद भी फ्रेम कर सकते हैं, या आप अपने फ्रेंड्स या अपने पेरेंट्स को दे सकते हैं।
अगर मैं एक लास्ट पॉइंट, अगर आप लिख रहे हो कि आप न्यूज़पेपर रीड करते हो तो आपको पूरे करंट अफेयर्स पता होने चाहिए। एटलीस्ट जिस डे पर आप एग्जाम देने जा रहे हो उस दिन का एक बार आप पेपर लेके उसको रीड जरूर करिएगा। आप बॉलीवुड की खबरें, मसाला चिट चैट ऐसा नहीं, वो न्यूज जो नेशनल इंटरेस्ट की हो, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। नेशनल इंटरेस्ट की हो कि हमने किसी के साथ कोई ट्रीटी साइन की है, कोई डील साइन की है, उससे रिलेटेड, तो ये सब चीजें है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। या स्पोर्ट्स रिलेटेड, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप करंट अफेयर्स है तो एटलीस्ट उस मंथ का तो बेसिकली आपको पता ही रहना चाहिए, आप अपडेटेड रहने चाहिए उन सब चीजों से। तो जो भी आपकी हॉबीज हो, जो भी आप सिटी स्टेट की हो, इन सब चीजों को आपको डिटेल में समझ के लिखना पड़ेगा, मेंशन करना पड़ेगा और उसके लिए प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। क्लियर? तो ये था पूरी, आपको मैंने बता दिया एक बेसिक इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म भी दिखा दिया, फिल करने के लिए मैंने आपको चीजें भी बता दी है। और क्योंकि 34 पेज के इंस्ट्रक्शंस अगर आप पढ़ोगे तो मैंने उससे शॉर्ट में जितना पूरा पढ़ के आपको क्रिस्प मैनर में बता दिया। बट मेक श्योर कि आप पेन पेपर में पहले लिख लो और उसके बाद ही इस फॉर्म को फिल करो, सो दैट मिस्टेक्स होने के चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली यही फॉर्म है जो इंटरव्यूअर के पास जाएगा। क्लियर? यही डैप फॉर्म होते हैं जो आपके चेयरपर्सन सर और बाकी इंटरव्यूअर्स के पास जाने वाला है। तो एटलीस्ट आपको इस चीज का नॉलेज होना चाहिए, जो भी चीज आपने लिखी है उसको आप थरोली प्रिपेयर करके जाइए, ठीक है। सो दैट्स ऑल इन दिस सेशन ऑफ डैप। अगर आपको और भी किसी एप्लीकेशन फॉर्म या किसी भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेरीज हो तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिएगा। हम मिलेंगे आने वाले फिर लेक्चर्स में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय एंड स्टडी हार्ड।